यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों, जय भीम। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस हफ्ते की कड़ी में हम बातचीत करने जा रहे हैं ओम प्रकाश पटेल जी से। ओम प्रकाश पटेल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथियों, इससे पहले कि मैं पटेल जी से आपकी बातचीत कराऊं, बताना चाहूंगा कि ओम प्रकाश पटेल जी एक एडवोकेट हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। साथ साथ वो राष्ट्रीय शूद्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे देश में वो काम कर रहे हैं। लगातार जो इंटरकास्ट मैरिज का काम है वो संभाले हुए हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कैसे वो संगठित हो सके उसके लिए वो काम कर रहे हैं। आज इनसे ही बातचीत करेंगे और इन्हीं के बारे में जानकारी और इनके संगठन के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये बताइए पटेल साहब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर? मैं सतना जिले से ग्राम बंजास में 15/7/1973 मेरी जन्मतिथि है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला गंजास में, उसके बाद हायर सेकेंडरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर से किया। उसके बाद मैं TRS कॉलेज रीवा से विधि स्नातक और MA की पढ़ाई किया। उसके बाद मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल मरपाटन में प्राचार्य के पद पर कार्य रहते हुए सामाजिक आंदोलन से जुड़ा। उस सामाजिक आंदोलन के दौरान मुझे पटेल साहब, आप इस मिशन में आए, सारे OBC जातियों को आप जोड़ करके काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं पढ़ाई के दौरान जब कक्षा 8 में था, उसी समय जो है तो बहुजन समाज पार्टी के का स्थापक मनोहर काशीराम साहब जी के नारों से मैं ज़्यादा प्रभावित था। उसमें से एक नारा था, दीवारों में लिखा रहता था कि BSPI नई रोशनी लाई। और फिर मैं उस कार्यक्रम से जुड़ा और कार्यक्रमों में मैं गया तो उस कार्यक्रम में मुझे सबसे प्रिय लोकप्रिय नारा लगा, जिस पर था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते जात। इस बात से मैं प्रभावित हुआ कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया तीनों के लिए ये नारा बहुत उपयुक्त है और इन्हीं के द्वारा मैं प्रताड़ित हूँ या मेरा समाज प्रताड़ित है। जिसके बाद मैं उन संगठन से जुड़ गया और उस संगठन में जुड़ने के बाद मेरे मार्गदर्शक पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी रहे। उनके नेतृत्व में यह संगठन चलता रहा। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय शूद्र संघ। 2015 से मैं राष्ट्रीय शूद्र संघ का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष था। 2000 से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज को जगाने के लिए, समाज का क्रमबद्ध विकास हो, इसलिए हमने सबसे पहले शारीरिक विकास लिया। शरीर के बाद हमने समाज को, फिर समाज के बाद अर्थ को, अर्थ के बाद राजनीति। क्योंकि राजनीति हमारे समाज को उठाने के लिए या लोगों को उठाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में आने के लिए लोग उन 3 परिस्थितियों का ध्यान नहीं देते। जो सबसे पहले हमें शरीर बनाना है, समाज बनाना है और अर्थ बनाना है। जब ये तीनों में हम परिपक्व रहेंगे तभी हम समाज का भला कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। उसी तारतम्य में हमने कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें जाति तोड़ने का सबसे पहले हमने वर्ण विवाह आयोजन किया
जिस पर शूद्रों का शूद्रों से विवाह का प्राथमिकता दिया, और उस प्राथमिकता में हमने कोर्ट के माध्यम से अपने जो वयस्क या मेल विवाह जिसे कहते हैं कराने का प्रयास कर रहे हैं। मेल विवाह मतलब कैसा मेल करवाते हैं? मेल विवाह ऐसा होता है जिसमें बच्ची भी पढ़ी हो, बच्चा भी पढ़ा हो, बच्ची की उम्र विधि अनुसार 18 वर्ष हो, बच्चे की उम्र 21 वर्ष हो। अनमेल विवाह का और भी मतलब है विकलांग ना हो, बच्ची विकलांग ना हो, परिवार की परिस्थिति देखकर विवाह ना किया जाए, और यदि हम पैसे का लोभ देखते हैं तो उसे हम अमेल विवाह की श्रेणी में रखते हैं। तो उसके माध्यम से विवाह होता है, विवाह के बाद परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, और वो बच्चे का जैसे गर्भ में बच्चा आता है उस समय से हमें बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, और नींव भरते समय हमें यह तय होता है कि हमें पक्का बनाना है कच्चा, उसी तरह जब बच्चा गर्भ में आता है तो हमें यह तय करना चाहिए कि बच्चे को पहलवान बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या फार्मर बनाना है। हम गर्भ के समय बच्चे और माँ का दोनों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि कुपोषित बच्चा होगा तो उसका मस्तिष्क और शरीर दोनों विकलांग होगा और वो समाज में कोई भूमिका नहीं निभा सकता। कि आपने शूद्र विवाह के बारे में बताया कि वो शूद्रों का शूद्र के बीच में विवाह आप कराते हैं, क्या है उसके बजाय कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए क्या? शूद्रों से आपको क्या आप उसका मतलब निकालते हैं? मेरा शूद्र समाज से मतलब ये है कि हम जो अशिक्षित लोग हैं और वो शूद्र जो अपने आप को जाति में बांटे हुए हैं, और वो हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और वो बाधा ये होती है कि हम अपने गोत्र की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। ओबीसी में 6,970 जातियां हैं, इसी तरह एससी में, इसी तरह एसटी में, इसी तरह मिनोरिटी में। तो हम इन चारों लोगों को एक साथ लेकर के विवाह का आयोजन कराते हैं, जिससे ये सभी लोग जाति का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। और जब जाति खत्म हो जाएगी तो हम वर्ण में आ जाएंगे, और जो हमारे जो शेष 3 वर्ण हैं, जो परपोषी लोग हैं, उनके जैसे हम डेवलपमेंट करने लगेंगे। क्यों कि जिस तरह शुक्ला, पांडे, चौबे एक दूसरे से विवाह करता है, इसी तरह बघेल, परिहार और वंशी, सूर्यवंशी आपस में विवाह करता है, इसी तरह सिंधी, अग्रवाल, जैन और अग्रहारी ये सभी आपस में विवाह करते हैं। पर अपन लोग वर्ण की बात ना करते हुए जाति पर आ जाते हैं, जाति में भी फिर हम गोत्र ढूंढते हैं। इस तरह हमारे विकास जो है, हमारा समाज में भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, और उस भेदभाव बढ़ने के कारण हमारा दुश्मन, जिसे अपने कहना चाहिए अपोजिट, वो हमें नुकसान पहुंचाते जाता है, और उस नुकसान की हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही हमने इस विवाह प्रभारी उदय कुमार साहू जी को बनाया है अपने संगठन में, और वो ये काम करते हैं। और अभी हम पिछले गत वर्षों में कोर्ट मैरिज का जो विशेष विवाह अधिनियम है उसके तहत हमने कास्ट और इंटरकास्ट दोनों ही करते हैं, वर्ण और कास्ट दोनों की विवाह करते हैं, और उसमें दोनों ही पक्ष को शिक्षित होना होता है, और दोनों के घर और परिवार की मर्जी होनी होती है। उसमें हम घर परिवार को अलग नहीं कर सकते। हम अपने संगठन से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं देते, वो अपने आप पर स्वतंत्र रहते हैं। आपने 4 महत्वपूर्ण बातें आपने बताया शूद्र जो संघ है आपका जी उसको लेकर के। पहला है शारीरिक, दूसरा है सामाजिक, फिर अर्थ आपने बताया, उसके बाद राजनीतिक बताया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन चारों के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। होता है 0 से, जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है उस समय माँ का और बच्चे का पूर्णतः ध्यान रखा जाना चाहिए। उसी शारीरिक विवाह में हमें आपको बच्चे और बच्चे से भेदभाव नहीं करना चाहिए, तथा शरीर ही धन मान करके
उस गर्भ में पल रहे बच्चे का चेकअप कराना चाहिए, सही इलाज लेना चाहिए, जो पोषक तत्व हैं उन्हें लेना चाहिए। और फिर जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद बच्चों को माता पिता का ये दायित्व होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, स्नान कराएं और अपने माता पिता और गुरु की वंदना करें और कार्य को ही पूजा का महत्व दें। जो जिसका कार्य है नित्य वो उसमें जुट जाए। फिर अब आता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसके पहले विवाह होता है, तो जिसकी उम्र है वो सही होनी चाहिए। फिर दूसरा अपना आता है जब बच्चा जन्म ले लिया उसको शिक्षा दीक्षा मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, तो फिर उसका दायित्व होता है जिस समाज में जन्मा उस समाज का उसका दायित्व होता है। उसी में 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। तो हमारा पहला दायित्व होता है पितृ ऋण निभाना। तो पितृ ऋण के तहत ही बच्चा जन्म लेता है, वो तो हम पितृ ऋण से मुक्त हुए। फिर गुरु ऋण होता है, हम शिक्षित हुए तो शिक्षा दे रहे हैं समाज में, तो गुरु ऋण से मुक्त हुए। पितृ ऋण से हम मुक्त होते हैं जब बच्चा जन्म दे देते हैं, हम बाप बनते हैं, तो वो पितृ ऋण से मुक्त। फिर पर हमारा जो समाज हमको दिया उसको हम समाज का दायित्व देकर के निभाते हैं। तो समाज का विकास करने के लिए हम समाज में लोगों को जो नशा करते हैं उनसे मुक्त रहने के लिए बोले। और समाज को किसी हमें मंदिर मस्जिद चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो घर है वही हमारा एक मंदिर है। हमारे जो उस मंदिर में उस जो व्यक्ति हैं वही हमारे लिए भगवान है, हम उनका ही पूरा ध्यान दें और अपराधिक कार्य से बचें और बचाएं। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे समाज में विघटन हो, समाज में हमारी सम्मान मान और अपमान हो। फिर उसके बाद आता है आर्थिक विकास। जब समाज हमारे साथ होगा तो हम अर्थ के लिए प्रयास करें। उस अर्थ के विकास में सबसे पहले हम सब लोग जो है अपने पैतृक धंधे पर जुटे हुए हैं, हमें उन धंधों से हटना होगा, क्योंकि वो पुराने धंधे आज वैज्ञानिक युग है और हम वैज्ञानिक युग में आने के कारण वैज्ञानिक तरीके से सोच लानी पड़ेगी। और वैज्ञानिक हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी के आज युग में यदि हम कृषि भी करते हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस पर निर्भर करें, तो व्यापार करें। जो भी हमारा भाई पढ़ा लिखा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नौकरियां नहीं मिल पा रही, तो व्यापार की तरफ ध्यान दें और व्यापार करें। उसके बाद हर व्यक्ति कार्य करें। जो परिवार के जितने भी लोग हैं, हमारे नौजवान युवा साथी हैं, वो काम करें, किसी पर आश्रित ना रहें, माँ बाप पर आश्रित ना रहें। धन का जो धन माँ बाप हमारे जोड़ के गए हैं उनका दुरुपयोग ना करें, धन का मितव्यय ना करें। हमको उसी तरह उपयोग करना जिस तरह लोटा और डोरी। हमको यदि आवश्यक है तो हम पहले बाल्टी ना खरीदें, लोटे से ही हम पानी पी लें, गिलास की आवश्यकता नहीं, बाल्टी की आवश्यकता नहीं है। तो हमें पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करना है। और हमारी जो आय है उस आय पर हमको सबसे पहले डिपेंड करना है शिक्षा पर। तो हमारी 50% आय शिक्षा पर व्यय होनी चाहिए, 25% शरीर पर, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, समाज का कोई महत्व नहीं रहेगा। और 25% हमें आय अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई ना कोई उद्योग लगाना है या शिक्षा में जाना है। इसी तरह फिर चौथे सिस्टम में है समाज को उठाने के लिए राजनीतिक विकास। अब राजनीति में हमारा जो विकास है तो हमारी जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, हमारे लोग जो चुन के जाते हैं तो वहाँ अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि जो दलीय प्रणाली है वो पूर्ववत कांग्रेस और बीजेपी चली आ रही है। जो हमारे जो दल हैं उन दलों में हमारे लोग या तो जीतते नहीं या तो लोग वोट नहीं देते। उसका कारण ये है कि जो राजनीतिक दल है वो हमें अनारक्षित सीट पर टिकट ही नहीं देते। और हमारा आरक्षण एससी का 14%, एसटी का 26%, ओबीसी का 14%, इस तरह 85% आबादी को इनका रिजर्वेशन के हिसाब से मान लिया जाए तो 43% होता है। और बाकी 57% पर जो 13% के लोग हैं राजनीति में भागीदारी बनाए हुए हैं। और बीजेपी और कांग्रेस से हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं सिर्फ उतने ही लोग चुन के वहां जाते हैं, क्योंकि जो अनारक्षित सीटें हैं वो 15% के लोग
लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, और जो जो अच्छे अच्छे जो मंत्रालय हैं वही लोग उस मंत्रालय पर काबिज हो जाते हैं, और उन मंत्रालयों के माध्यम से हमारे समाज का दमन होता है और अपने समाज का विकास होता है। तो इस समाज के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को अनारक्षित सीटों पर ध्यान देना है, अनारक्षित सीट पर आप चुनाव लड़िए, और हमारा जो कोटा है उन कोटे में उन लोगों को जिताएं जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग, जो हमारे समाज की बात को वहां उठाएं। सदन में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में हमारे लोग जो चुन के जाते हैं SC ST के दम पर ही जो सरकारें चल रही हैं वो चलती हैं, आज भी चल रही हैं। 81 एमएलए जीत के जाते हैं विधानसभा में, और 147 लोकसभा सदस्य जीत के जाते हैं, और 147 चाहे तो सरकार गिर सकती है और वो हो सकती है। इसी तारतम्य में 2019 में लोकसभा का माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री जी थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के 5 पार्लियामेंट सदस्य थे, और उन्हें अपनी सरकार 13 दिन में गंवानी पड़ी, क्योंकि हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने वहां उनके विपक्ष में वोट दिया, और हमारे 543 सांसदों पर हम 5 भारी हैं। उसका कारण है हम 5 भारी इसलिए थे क्योंकि हम लोग जागरूक थे। जिस तरह 100 लीटर दूध में 2 बूंद नींबू का रस उसे नष्ट कर सकता है, उसी तरह हमारे समाज का 2 व्यक्ति यदि जीवित है, समाज में चेतना ला सकता है, तो 1000 के बराबर है। जैसा कि इसके पहले आपने बताया, जो 4 तरीके आपने बताए जो आपका उद्देश्य है, और फिर आपने पंपलेट भी इस पर निकाला है कि जो महासभा वाली बात है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप करने जाते हैं, जो करते हैं आप, शूद्र महासभा, ब्राह्मण महासभा, और इनकी आप तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में। ये मैं वर्ण व्यवस्था का एक पंपलेट के माध्यम से प्रसारण करता रहता हूँ, जिसमें 4 वर्ण के माध्यम से मैं अलग अलग तालिका के माध्यम से बता रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण आता है, फिर क्षत्रिय वर्ण आता है, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र। अब अनारक्षित वर्ण जो होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता है। इसकी आबादी 15% है। जो शूद्र वर्ण होता है इसकी आबादी 85% होती है। अब हमारी आबादी 85 होने के बाद भी हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, उसका हम इस पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। और वो जागरूकता ये है कि ब्राह्मण जो है तिवारी महासभा नहीं करता, पणे महासभा नहीं करता, क्षत्रिय बघेल परिहार वंशी नहीं करता, वैश्य सिंधी अग्रवाल जैन नहीं करता। फिर भी हमारा शूद्र जो समाज है, SC ST OBC मिनोरिटी, 6970 जातियों की महासभा बनाता है। तो मैं इस सभा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमारा 15% शिक्षित समाज महासभाओं का आयोजन करता है, उसी तरह हमें भी आयोजन करना चाहिए। तो ब्राह्मण करता है ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय क्षत्रिय महासभा, वैश्य वैश्य महासभा, शूद्र को शूद्र महासभा करनी चाहिए। उसे कुर्मी महासभा, लोधी महासभा, यादव महासभा, चमार महासभा, कोल महासभा, ये सभाएं नहीं करना चाहिए। इससे समाज में जातियां उत्पन्न हो रही हैं और हम एक दूसरे एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि संविधान में हमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, पिछड़ा बताता है। तो हमें उसी तारतम्य में करना चाहिए। तो हमें शूद्र महासभा करनी चाहिए। फिर इनके सिस्टम में हमने विभाजन किया है, तो ब्राह्मण से ब्राह्मण जाति होती है, क्षत्रिय से क्षत्रिय जाति, वैश्य से वैश्य जाति, तो शूद्र से शूद्र जाति होनी चाहिए। फिर कुर्मी, काछी, तेली, लोहार, बढ़ई, SC ST OBC मिनोरिटी, ये हमको ठगने का काम किया जा रहा है और हम इसी के माध्यम से ठगे जा रहे हैं। अगला वर्ण से चल रहा है, उसकी जाति पूछो, तिवारी जी बताते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय से पूछो, बघेल से तो बताता मैं क्षत्रिय हूँ, बनिया से पूछो तो बताता मैं वैश्य हूँ, पर अपने से बोलो तो बताता मैं कुर्मी हूँ, वो बोलता है मैं काछी हूँ, बोलता है चमार हूँ। इस तरह हम जाति पर चलते हैं, वर्ण पे चलते हैं। तो हम इस सभा के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आप भी वर्ण से वर्ण की बात करिए, लोहे से लोहा काटिए। फिर अब कर्म काल आता है तो ब्राह्मण धर्म का काम करता है,
क्षत्रिय सुरक्षा का, वैश्य व्यापार का, और मजदूर शूद्र जो है तो सेवा का करता था। अब उसी क्रम में आगे धर्म का ठेकेदार जो है वो शंकराचार्य बन बैठा, सुरक्षा का ठेकेदार प्रशासक बन बैठा, व्यापार का उद्योगपति, और हम सेवा से मजदूर हो गए। अब जो ब्राह्मण समाज है वो शास्त्र के माध्यम से हमें लूट रहा, क्षत्रिय शस्त्र के माध्यम से, व्यापारी अर्थ के माध्यम से, और हमें समाज को लूट रहा है, गुमराह कर रहा है। कभी कहता है, ब्राह्मण कहता है हम तो शुद्ध हिंदू है, क्षत्रिय भी कहता हम शुद्ध हिंदू है, बनिया भी कहता हम शुद्ध हिंदू है, पर हमको अछूत बताता है। पूरा करे धरे हम माल खाएंगे और हम अछूत भी रहें। फिर अब ये जो हमारे राष्ट्रीय दल हैं जिनसे शासन व्यवस्था सत्ता चलती है, इनके चुनाव चिन्ह हैं, उन्हें मैं प्रतीक चिन्ह में बताता हूं। फूल होता है भाजपा का, पंजा होता है इंडियन कांग्रेस का, आम आदमी का होता है झाड़ू, और अपने जो दल हैं उनमें हाथी, साइकिल, गुड़वाना, जनता दल यूनाइटेड और भी हैं। फिर ब्राह्मण जो है तो आपको भाग्य बताता है, क्षत्रिय भय बताता है, बनिया भाव बताता है, और आप कभी भाग्य से, कभी भय से, कभी भाव से भयभीत हैं। इस कारण हमारा समाज डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। फिर वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो जो ब्राह्मण है वो अपने आप को हिंदू मान रहा है और हिंदू राष्ट्र, भाजपा हिंदू राष्ट्र बना रही है। कांग्रेस थी जो नहीं है वो शक्तिशाली राष्ट्र बना रही थी। केजरीवाल जी हैं या आम आदमी वाल है वो शक्तिशाली राष्ट्र बना रहे हैं। पर हमारा कहना है संगठन के माध्यम से इन सभी लोगों से या व्यवस्था में बैठे लोगों से कि आप समानतावादी राष्ट्र की व्यवस्था करें। और इन लोगों का इस तरह हम लोगों के समाजों पर चल रहा है, जैसे अमरवेल है, फिर परजीवी हैं, परपोषी हैं और अपन स्वपोषी। फिर इसी तरह इनके जो पंडित जी, इनकी पीली मिट्टी, लाल मिट्टी लाल साहब, सफेद मिट्टी सेठ जी, और हम लोग कलुआ ललुआ, इसीलिए हमें काली मिट्टी। और इसी तरह ये हम लोगों को पेड़ भी भिजवाते हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, महुआ, और अपन इमारती लकड़ी हैं जिनकी पूजा नहीं की। हम ही समाज में महत्वपूर्ण अंग हैं, सुई से लेकर तलवार तक, छोटा से लेकर बड़ा तक, फुटपाथ से लेकर के हवेली हम ही खड़ा करते हैं, पर हम सदा फुटपाथ पर ही रहते हैं। क्यों? जो हम जातियों में बटे हुए हैं। इसी तरह सरकार भी हमें संविधान के माध्यम से पिछड़ा वर्ग मानती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षित वर्ग पर 85% और अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा। और अभी सरकार ने हमें और लूटने का जो काम कर रही है, वर्तमान की सरकार बीजेपी EWS का आरक्षण लागू की, वो कोटे पर और कोटा हो गया, और हमारा जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के साथ नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर जोड़ा गया है। नॉन क्रीमिलियर की हमारी जो पिछड़ा वर्ग की आय है वो 5 लाख होती है, तो हम 5 लाख में अमीर होते हैं, और जनरल जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया 8 लाख में गरीब होता है। तो ये कैसी असमानता है? रुपए का भाव वही है, संविधान में एक ही है, पर अमीरी गरीबी अलग है। 10% आरक्षण रातों रात लागू हो गया, तो मंडल कमीशन में उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं आया कि आरक्षण 50 से ज्यादा हो रहा है। EWS जैसे ही लागू होता है तो 50% का आरक्षण की सीमा ज्यादा हो जाती है। तब हमारी न्यायपालिका में बैठी हुई व्यवस्था या हमारे सचेतक, संगठन के लोग या पार्टी के लोग कोई ध्यान नहीं दिए, और जैसे ही OBC को कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 27% का आरक्षण देती है, तब बामन ठाकुर बनिया समाज के बुद्धिजीवी लोग इस पर न्यायालय पर केस दायर करते हैं। और उस केस की स्थिति यह है कि 2019 से लेकर के अभी 2022 4 साल में शिक्षक की भर्ती ले लीजिए, हर डिपार्टमेंट की भर्ती ले लीजिए, पूरी कोर्ट के हवाले है, और पूरे समाज के 46,000 पोस्ट सिर्फ OBC के इसी पैटर्न में खाली हैं। कभी
तुषार मेहता नहीं आएंगे तो डेट बढ़वा लेते हैं, कभी हमको डेट चाहिए। ये करते करते 4 साल हो गए और इनका तो सिर्फ उद्देश्य है SC ST OBC की शिक्षा भर्ती में ना हो, जिस कारण इनके बच्चे ना पढ़ पाए। सरकार की 3 तरह की शिक्षा चल रही है, ICSE, CBSE, MP बोर्ड। तो इनके बड़े बड़े नेताओं के लड़का ICSE में पढ़ते हैं, उससे जो मिडिल का नेता है वो CBSE में पढ़ता है, और जो लो का नेता है वो मीडियम में पढ़ता है। इस तरह से हमारे सिस्टम को दीमक की तरह हमारे बच्चों को खाने के लिए ये हमारी शिक्षा पर चोट कर रहे हैं। और विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है न्याय की रक्षा करना। पर विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उसको रक्षा ना कर करके, उसे लागू ना करा करके उसको और नियम बनाने का काम करती है, जो हर बार के कोर्टों का यही होता है कि उसमें डेट पर डेट बढ़ती जा रही है और हमारे युवा SC ST OBC के बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अभी हाल में ही रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भर्ती निकली हुई है स्टेनो और स्टेनोग्राफर की, जिसपे 1255 पोस्टें हैं। उसमें SC ST OBC का कट ऑफ बनाया गया है। UR का कट ऑफ 77% है, OBC का कट ऑफ 21 है। तो UR का मतलब होता है अनारक्षित पर प्रतिभावान छात्रों को लेना। तो हमारी OBC की प्रतिभा 81% ला करके भी हम OBC के ही कैटेगरी में, और UR में 77 वाला सेलेक्ट हो जाता है और हम लोगों को मेन परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। और इसकी सुनवाई हो चुकी है, हार्ड कर लिया गया है और इसका फैसला जैसे आएगा तो समझ में आता है कि सरकार देना नहीं चाह रही है। कभी रजिस्ट्रार उपस्थित होते हैं तो बोलते मैं अभी पिछले 15 महीने में 15 हफ्ते पहले ज्वाइन किया हूँ, इसके मुझे जानकारी नहीं है। और विकलांग में मैं खुद पिटिशनर हूँ। उस पिटिशनर ने जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया में विज्ञापन में विकलांगों के 75 पोस्ट निर्धारित किए गए और जब रिजल्ट आता है तो विकलांग का कट ऑफ ही नहीं निकाला गया, जबकि 2016 का नियम उसमें लागू होता है। 2016 में 17 में परीक्षा हुई थी तो उसमें SC ST OBC के जो विकलांग कोटे के बच्चे थे उनका अलग से कट ऑफ था, तो वो भी नहीं निकाला गया। तो इस तरह से न्यायपालिका, विधायिका और व्यवस्थापिका तीनों मिलकर के हमारे शूद्र समाज को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और ये जो तंत्र है, ये तंत्र इतना सक्रिय है, उसको हमारे समाज के लोगों को आडंबर की ओर खींच रहे हैं। अभी कल की घटना इंदौर में डीजे कांवड़ यात्रा में हमारे SC ST OBC का एक जवान कहना चाहिए अशिक्षा के कारण 14 साल का बच्चा करंट लग जाती है, 7 लोग स्पॉट पर मर जाते हैं। यूपी की घटना होती है, हाथरस के पास डंपर चढ़ा देते हैं। तो हमारे बच्चों को फूल की वर्षा करते हैं ये जब कांवड़ लेके जाते हैं, पर जब स्कूल जाते हैं तो वहां टीचर उपलब्ध नहीं कराते। तो इनका सीधा सा उद्देश्य है कि नास्तिक ना रहें, आस्था पर रहें, और आस्था पर रहेंगे तो हमारा व्यापार चलेगा और इन्हें हम गुलाम बनाते रहेंगे और इनका शोषण करते रहेंगे। जब तक हम इस सिस्टम के खिलाफ नहीं उठ खड़े होंगे, ये शूद्र जो व्यवस्था इन्हीं की दी हुई है, हम अलग से नहीं बनाए हैं। तो हमारे सभी जातीय व्यवस्था के जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा उनसे कहना है कि आप वर्ण से वर्ण की बात करें। जब ब्राह्मण जाति नहीं बताता है अपनी, तो आप भी जाति ना बताएं, वर्ण ही बताएं। और वो वर्ण होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम सभी SC ST OBC मिनोरिटी शूद्र से ही आते हैं और शूद्र महासभा का आयोजन होना चाहिए। शूद्र महासभा के माध्यम से विवाह, समाज, शिक्षा, रोजगार में अपने लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि हमारा भाई कोई दुकान करता है तो हमें उसी की दुकान से सामान खरीदना चाहिए। तो कुछ साथी हैं जो कि जुड़ना चाहते हैं आपसे, आपके संगठन से जुड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय शूद्र समाज संघ जो है आपका, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ेंगे इसके बारे में बताइए। मेरे राष्ट्रीय शूद्र संघ के जुड़ने का
माध्यम मैं बता रहा हूँ। अपना नाम ओम प्रकाश पटेल, एडवोकेट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9981509021। और ऐसे साथी जो कि आपसे जुड़ना भी चाहते हैं और साथ में वो कुछ काम कर रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज को लेकर के, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी मिनोरिटी के हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें यह संदेश देना चाहता हूं कि जब तक आप समाज से नहीं जुड़ेंगे, समाज आपकी ओर देख रहा है, आप शिक्षित हैं, समाज के लिए आपका दायित्व है कि आप समाज को स्थान दिलाने के लिए आप तन मन धन से सहयोग करें और समाज में जुड़े, संगठन से जुड़े, और संगठन के माध्यम से ही समाज का विकास संभव है। नमस्कार। बिल्कुल सही आपने कहा कि संगठन से जुड़ करके रहेंगे तभी हमारा जो है विकास हो पाएगा। और ओम प्रकाश पटेल जी, एडवोकेट ओम प्रकाश पटेल जी, आपने बहुत समय दिया हमारे इस यूट्यूब चैनल में इस खास एपिसोड में बातचीत करने के लिए। इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पहले से भी हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। अगले हफ्ते, अगले रविवार को हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जय भीम।